नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। डब्ल्यूएमओ ने वर्ष 1970 से 2019 तक की चरम मौसमी, जलवायवीय एवं जलीय आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर और आर्थिक क्षति से संबंधित एटलस जारी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र उद्योग के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की। केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निक्की समूह यानी NSCN के साथ संघर्ष विराम समझौता किया। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। और नीति आयोग ने मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम जारी किया। और अब खबरें विस्तार से। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 1970 से 2019 तक की चरम मौसमी, जलवायवीय और जलीय आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर और आर्थिक क्षति से संबंधित एटलस जारी किया है। ये एटलस विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया। ये एक अंतर सरकारी संगठन और मौसम विज्ञान, क्रियाशील जल विज्ञान और भूभौतिकी विज्ञान से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान मौसम, जलवायु और जलीय आपदाओं की वजह से लगभग 11,000 से अधिक आपदाएं घटित हुई। इनमें 2 मिलियन लोगों की मृत्यु तथा 3.64 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक हानि हुई है। इस तरह एटलस के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मौसमी और जलवायवीय और जलीय आपदा लगभग 50% आपदाओं, 45% मृत्यु और 74% आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से 91% से ज्यादा मृत्यु विकासशील देशों में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार आपदाओं की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई है। हालांकि मृत्यु में बड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। ये अग्रिम चेतावनी प्रणालियों के कारण संभव हो सका है। मौसम पर्यवेक्षण में अंतराल व्याप्त था। कुल 193 सदस्य देशों में से केवल आधे देशों के पास ही मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम विद्यमान है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि वर्ष 2015 से 2030 तक है, इसने बहुविपदा समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों के महत्वपूर्ण लाभों को स्वीकार करते हुए इसे अपने 7 वैश्विक लक्ष्यों में शामिल करके इसके महत्व को रेखांकित किया है। सेंडाई फ्रेमवर्क सदस्य देशों को आपदा जोखिम के विरुद्ध विकास से प्राप्त लाभों की रक्षा करने के लिए ठोस कार्रवाई विकल्प प्रदान करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क ने वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 7 वैश्विक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार 4 बिंदुओं पर पर्याप्त कटौती करने की जरूरत है, जिसमें पहला बिंदु है वैश्विक आपदाओं में मृत्यु दर में कमी, दूसरा है विश्व स्तर पर आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी करना, तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति को कम करना और चौथा और अंतिम है महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की आपदाओं से होने वाली क्षति से बचाव और बुनियादी सेवाओं में मौजूद व्यवधानों को कम करना। इस फ्रेमवर्क के अनुसार 3 पॉइंट हैं जिनमें वृद्धि करने की जरूरत है। उनमें शामिल है राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रणनीति अपनाने वाले देशों की संख्या में वृद्धि करना, विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में पर्याप्त रूप से वृद्धि करना, कई आपदाओं की समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों की उपलब्धता और उन तक पहुंच में वृद्धि करना। अगली खबर उद्योग जगत से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र उद्योग के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना अगले 5 वर्षों में देश में उच्च मूल्य के मानव निर्मित रेशों के परिधान MMF यानी मैन मेड फाइबर वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के 10 खंडों या उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। वर्तमान में भारत के कुल वस्त्र निर्यात का 5वां हिस्सा मैन मेड फाइबर परिधान का है। तकनीकी वस्त्र खंड में नए युग के ऐसे वस्त्र शामिल हैं जिनका बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि सहित अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अतीत में एक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन भी आरंभ किया था। आइए अब आपको बताते हैं इस योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इस योजना के लिए आकांक्षी जिलों या टियर 3 और टियर 4 शहर के पास स्थित कारखानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना से विशेष रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को लाभ प्राप्त होगा। केवल भारत में पंजीकृत विनिर्माण कंपनियां ही इस योजना में भाग लेने की पात्र होंगी। इस योजना से भारत को वैश्विक वस्त्र व्यापार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे 7.5 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा, विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और वस्त्र निर्यात में वृद्धि होगी। वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है। ये योजना
महिलाओं को सशक्त बनाएगी और औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी में वृद्धि करेगी। अगली खबर संघ राज्य संबंधों से। केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी समूह यानी NSCN के साथ संघर्ष विराम समझौता किया। ये समझौता 8 सितंबर 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। इसके तहत समूह के 200 से अधिक कैडरों ने 83 हथियारों के साथ शांति प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पण किया है। इससे पहले सरकार ने वर्ष 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM के साथ नागा शांति समझौते के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही अन्य नागा समूहों जैसे कि NSCN-NK, NSCN-R, NSCN-K खांगो, जिसमें से अलग होकर NSCN-IM और NSCN-K बने, इन सब के साथ संघर्ष विराम समझौते भी किए हैं। नागा आंदोलन को भारत का सबसे दीर्घावधि तक जारी रहने वाला विद्रोह माना जाता है। वर्ष 1946 में अंगामी फिजो ने नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना की थी। इसने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। वर्ष 1975 में NNC ने शिलोंग समझौते के तहत हिंसा त्यागने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि समूह के भीतर एक गुट ने शिलोंग समझौते को अस्वीकार कर दिया था और वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का गठन किया। इसने नागालिम यानी ग्रेटर नागालैंड की मांग प्रस्तुत की। नागालिम में सभी निकटवर्ती नागा बाहुल्य क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत नागालैंड, असम के कई जिले, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ साथ म्यांमार का एक बड़ा भूभाग भी शामिल है। नागा कोई एकल जनजाति नहीं है, बल्कि ये एक निर्जातीय समूह है। इसमें कई जनजातियां शामिल हैं, जो कि नागालैंड और उसके आसपास के भूभागों में रहती हैं। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEFA) की एक रिपोर्ट ने इस तथ्य का परीक्षण किया है कि देश को वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के मुताबिक वर्ष 2050 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भूमि उपयोग अनुमान सौर ऊर्जा के लिए 50,000 से 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और पवन ऊर्जा के लिए 15,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर या 1500 से 2,000 वर्ग किलोमीटर है। और सौर ऊर्जा के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है वो भारत के कुल भूभाग के 1.7 से 2.5% या गैर वन भूमि के 2.2 से 3.3% के बराबर है। इसके साथ ही भूमि का आकार, उसकी अवस्थिति तथा मानव अधिवास, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर इसके प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में कई मुख्य सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे अपतटीय पवन, रूफटॉप सोलर और जल निकायों पर सौर को प्रोत्साहन करके नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल भूमि उपयोग आवश्यकताओं को कम किया जाना चाहिए। संभावित स्थलों की रेटिंग के लिए सुस्पष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड विकसित किए जाने चाहिए। अवांछित क्षेत्रीय संकेंद्रण को सीमित करके और व्यापक रूप से वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि की पहचान एवं आकलन को अनुकूलित करना चाहिए। भारतीय एग्रोवोल्टिक्स यानी कृषि भूमि पर खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा के उत्पादन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके और अन्य प्रकार की भूमि पर दबाव को कम किया जा सके। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से है। नीति आयोग ने मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को जारी किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के तेल आयात में होने वाले खर्च और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। साथ ही कोयला भंडार और नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट को मेथनॉल में रूपांतरित करना है। मेथनॉल एक निम्न कार्बन युक्त और हाइड्रोजन वाहक ईंधन है। ये उच्च राख युक्त कोयले, कृषि अवशेषों तथा ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित CO2 और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। आइए अब आपको बताते हैं मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लाभ के बारे में। ये पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि पेट्रोल में मेथनॉल 15 यानी M15 का सम्मिश्रण प्रदूषण को 33% तक कम करेगा। साथ ही मेथनॉल डीजल की जगह लेगा, जिससे वायु प्रदूषण में 80% से अधिक की कमी आएगी। सभी आंतरिक दहन इंजनों यानी इंटरनल कंबशन इंजन्स में मेथनॉल का दक्षता से दहन होता है। ये पेट्रोल और डीजल के साथ साथ एथेनॉल से भी सस्ता है। इसकी सहायता से भारत वर्ष 2030 तक ईंधन पर होने वाले खर्च को 30% तक कम कर सकता है। परिवहन क्षेत्र, घरेलू भोजन पकाने के ईंधन और फ्यूल सेल सहित इसका कई जगह उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए मौजूदा इंजनों और ईंधन वितरण अवसंरचना में बहुत कम संशोधन करने की आवश्यकता है। मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लिए नीति आयोग ने एक रोड मैप
प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत वर्ष 2030 तक कच्चे तेल के आयात का 10% केवल मेथनॉल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। भारतीय उच्च राख युक्त कोयला, स्ट्रैंडेड गैस और बायोमास का उपयोग करके वार्षिक रूप से 20 मिलियन टन मेथनॉल का उत्पादन 19 रुपए प्रति लीटर की लागत पर किया जा सकता है। कई स्रोतों से मेथनॉल के उत्पादन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मेथनॉल अर्थव्यवस्था अनुसंधान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इन स्रोतों में भारतीय कोयला और ताप विद्युत और इस्पात संयंत्रों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2015 में अपना मेथनॉल और डाई मिथाइल ईथर कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन 10 से 11 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रथम 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस वार्ता की सहायता से दोनों देश भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने और इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को काउंटर करने के क्रम में व्यापार संबंधों को व्यापक बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। 2+2 वार्ता पद का उपयोग दो देशों के रक्षा और विदेश मंत्रालयों के बीच संवाद तंत्र की स्थापना के लिए किया जाता है। इस वार्ता के साथ भारत क्वाड में शामिल प्रत्येक देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के इस 2+2 प्रारूप को स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। इसे ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की आधारशिला के रूप में भी देखा जा रहा है। मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण। हाल ही में आरबीआई ने मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण किया है, जिससे कि आगामी दौर की शुरुआत की घोषणा हुई है। ये मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं और उपभोक्ता विश्वास का आकलन करने पर लक्षित है। ये आरबीआई की मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी इनपुट्स भी प्रदान करता है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य 18 शहरों में लगभग 6000 परिवारों के व्यक्तिगत उपभोग बास्केट के आधार पर कीमतों में उतार चढ़ाव और मुद्रास्फीति के संबंध में व्यक्तिपरक आकलन प्रदान करना है। ये सर्वेक्षण परिवारों से मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक प्रतिक्रियाओं की मांग करता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का लोकतंत्र सूचकांक। हाल ही में सरकार ने ईआईयू से इसके भारत में लोकतांत्रिक प्रतिगमन यानी डेमोक्रेटिक रिग्रेशन का दावा करने वाले लोकतंत्र सूचकांक रैंकिंग पर स्पष्टीकरण की मांग की है। ये सूचकांक 5 श्रेणियों पर आधारित है: चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, नागरिक स्वतंत्रता, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति। इस श्रेणी के भीतर 60 संकेतकों पर शामिल देशों के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक देश को 4 प्रकार के शासनों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है: पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, मिश्रित शासन या सत्तावादी शासन। इस वर्ष फरवरी में जारी 2020 रैंकिंग में भारत को ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक में 167 देशों में से 53वां स्थान प्रदान किया गया था। एक्रीसेट को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान को उप सहारा अफ्रीका के 13 देशों में खाद्य सुरक्षा में सुधार करने वाले कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसने फलीदार फसलों की एक संपूर्ण श्रृंखला के लिए फलियों की 266 उन्नत प्रजातियां और लगभग आधा मिलियन टन बीज विकसित किए हैं। इनसे लाखों किसानों को मदद मिली है और ऐसी फसलों को जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रत्यास्थ बनाया गया है। एक्रीसेट एक लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन है। ये एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि अनुसंधान को संचालित करता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय एजुकेशन रिपोर्ट 2021 स्टेइंग द कोर्स द चैलेंजेस फेसिंग रिफ्यूजी चिल्ड्रन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय यानी यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी है। इसने अपनी रिपोर्ट में शरणार्थी बच्चों और युवाओं के लिए माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का आह्वान किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से 2 शरणार्थी बच्चे कभी माध्यमिक विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं। वर्ष 2019-20 में माध्यमिक स्तर पर शरणार्थियों की सकल नामांकन दर 34% थी। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर लगभग 68% शरणार्थी बच्चों का नामांकन किया गया था और रिपोर्ट में कहा गया कि शरणार्थी लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच नहीं है। सीटी बजाने वाला गांव यानी विस्लिंग विलेज। पर्यटन मंत्रालय ने मेघालय के कोंगथोंग गांव को विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किया है। इसे सीटी बजाने वाला गांव यानी विस्लिंग विलेज भी कहा जाता है। 2 अन्य गांव को भी नामित किया गया है, तेलंगाना में पोचमपल्ली और मध्य प्रदेश में लधपुरा खास। सीटी बजाने वाले गाँव की एक बहुत विशिष्ट परंपरा है, जिंगर वाई इयाव बेई। इसके तहत एक माता अपने शिशु को जन्म के समय उसे नाम की बजाय एक धुन या लोरी से पुकारती
जाती है, इसलिए यहाँ ग्रामीणों के दो नाम होते हैं, एक नियमित नाम और एक गीत का नाम। समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास। भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री युद्धाभ्यास किए। भारतीय नौसेना के दो पोतों आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने पश्चिमी फिलीपींस सागर में फिलीपींस नौसेना के साथ एक समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास में भाग लिया है। भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में आयोजित द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास में भाग लिया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसैन्य पोत रणविजय और आईएनएस कोरा भी शामिल थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।